खबर कल्पना से भी विचित्र है और कायदे से इस खबर को आज की सबसे बड़ी खबर होना चाहिए था। आपकी स्क्रीन पर भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता आरती साठे और अब इनके नाम की सिफारिश की गई है मुंबई हाई कोर्ट के लिए, यानी कि ये जल्द जज के तौर पर नियुक्त हो सकती हैं। और यह सिफारिश किसी और ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने की है। कल्पना से भी विचित्र खबर देखिए आपके स्क्रीन पर। यह है सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम का बयान, पढ़ के सुनाना चाहता हूं। The Supreme Court Collegium in its meeting on 28 July 2025 has approved the proposal for appointment of the following advocates as the judges of High Court of Bombay. Number 1, Ajit Bhagwan Rao Kardenkar, Aarti Arun Sathe and Sushil Manohar Ghodeshwar. दूसरे नाम पर गौर कीजिए, आरती अरुण साठे। अब मैं आपके सामने एक और प्रेस रिलीज पेश करना चाहता हूं जो आज से 2 साल पहले आया था, जिसमें आरती अरुण साठे बना रही हैं कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर नियुक्त किया जा रहा है। इससे बड़ी कोई विचित्र बात हो सकती है दोस्तों? सच बताऊं दोस्तों, अब इस खबर पर मुझे हंसी भी नहीं आ रही है और मैं आपको बताता हूं हंसी क्यों नहीं आ रही है। क्योंकि याद कीजिएगा जस्टिस दीपांकर दत्ता ने क्या कहा था। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने राहुल गांधी की भारतीयता पर सवाल उठा दिया था और यह वो जस्टिस दीपांकर दत्ता हैं जो सुप्रीम कोर्ट में जज हैं। साफ तौर पर एक राजनीतिक बयान, राहुल गांधी के उन बयानों पर टिप्पणी जो तथ्यों पर आधारित थी, जो हर नेता विपक्ष का दायित्व होता है, मगर बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने उनकी भारतीयता पर सवाल उठा दिया और भारतीय जनता पार्टी के हाथ में एक राजनीतिक हथियार दे दिया राहुल गांधी को सर्टिफाइड एंटी नेशनल बताने के लिए। और अब आरती साठे, मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की बैठक पूरे स्क्रीन पर देखिए प्रधानमंत्री का किस तरह से यहां पर स्वागत किया जा रहा है। यह आपको विचित्र नहीं लगती दोस्तों? इस तस्वीर को देखकर हम एक लोकतंत्र हैं, मगर यहां पर देखिए प्रधानमंत्री का किस तरह से महिमा मंडन किया जा रहा है उनके तमाम सांसदों द्वारा। कोई यह टिप्पणी कर रहा है कि यह नजारा नॉर्थ कोरिया का है। हकीकत यह है दोस्तों, एक व्यक्ति के महिमा मंडन में हमने लोकतंत्र को तार तार कर दिया है और फिर इसकी झलक अलग अलग हलकों में मिलती है। और सबसे ताजा झलक है आरती साठे, वो महिला जो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता थी। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या उनके फैसलों की निष्पक्षता पर सवाल नहीं उठेंगे? खासतौर से हमने जजों की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त देखी है जो रिटायरमेंट के बाद नौकरी पाने के लिए जज के पद पर बने रहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर यादव, ये वो महाशय हैं जिन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ा दी थी। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, आरती साठे को जज बनाना क्या सही है? जब सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम ने इस बात की नियुक्ति की थी तो क्या उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि आरती साठे भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता रही? और इसे जोड़कर देखिए जस्टिस दीपांकर दत्ता के बयान के साथ, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी की भारतीयता पर सवाल उठा दिया था। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं, इसके अलावा ऐसे कई जजेस हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। यहां पर बेशक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जय जयकार भारतीय जनता पार्टी के सांसद कर रहे हैं, मगर अगर इस भीड़ में कुछ जज भी शामिल हो जाएं तो क्या आपको ताज्जुब होगा? क्या आप भूल गए हैं जस्टिस अभिजीत गांगुली कौन है? जी हां, कलकत्ता हाईकोर्ट के जज जिन्हें भारतीय जनता पार्टी लोकसभा की टिकट देती है बीजेपी के लिए एक सेफ सीट से, और फिर वो संसद में पहुंच जाते हैं। पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, जी हां, और भाजपा ने इन्हें सेफ सीट दी। क्यों दी? क्योंकि हो सकता है कि जज रहते हुए उन्होंने ऐसे कई काम किए होंगे जिससे भारतीय जनता पार्टी खुश हो गई होगी, लिहाजा उन्हें सेफ सीट दे दी गई, सुरक्षित लोकसभा सीट दी गई और वो जीतकर सीधे लोकसभा पहुंच गए। और ये इकलौती मिसाल नहीं है जहां जजेस की नियत पर सवाल उठ रहे हैं। मैं आपके सामने लंबी चौड़ी फहरिस्त पेश करने वाला हूं उन जजों की जिन्होंने जज रहते हुए प्रधानमंत्री की तारीफ की, एक एक करके आपके स्क्रीन पर। सबसे पहले मिसाल आती है जस्टिस एम आर शाह की,
जस्टिस एमआर शाह वो शख्स हैं दोस्तों जिन्होंने एक नहीं दो बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की, उन्हें हीरो तक बताया। जस्टिस एमआर शाह जो कि पटना हाईकोर्ट से जुड़े हुए हैं, आइए उनके बयान पर गौर करते हैं। अगस्त 2018 में पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहते हुए उन्होंने नरेंद्र मोदी को आदर्श और हीरो बताया था। बाद में वो सुप्रीम कोर्ट के जज बने। फरवरी 2021 में गुजरात हाईकोर्ट की गोल्डन जुबली पर उन्होंने नरेंद्र मोदी को सबसे लोकप्रिय, ऊर्जावान और दूरदर्शी नेता बताया था। इसके अलावा आपके स्क्रीन पर यह है जस्टिस अरुण मिश्रा। जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा था, जस्टिस अरुण मिश्रा फरवरी 2020 सुप्रीम कोर्ट में इंटरनेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मोदी को बहुआयामी प्रतिभा का धनी, जो वैश्विक सोचता है और स्थानीय स्तर पर काम करता है, कहा था। सुनिए जस्टिस अरुण मिश्रा किस तरह से उनकी तारीफ कर रहे थे। People wonder how this democracy is so successfully functioning. India is a responsible and most friendly member of the international community under the stewardship of internationally acclaimed visionary Prime Minister Shri Narendra Modi. India is committed to constitutional obligations and dedicated to a peaceful and secure world, free from terrorism. Thank the versatile genius who thinks globally and act locally, Shri Narendra Modi, for his inspiring speech, which would act as catalyst in initiating the deliberations and setting the agenda for the conference. We express our gratitude for inaugurating the conference to the Prime Minister. इसके अलावा केरल हाईकोर्ट के जस्टिस पीवी कुन्नीकृष्णन दिसंबर 2021 में कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस कुन्नीकृष्णन ने कहा, प्रधानमंत्री कोई छत फाड़कर संसद में नहीं घुसे हैं, उन्हें जनता का जनादेश मिला है। तो मैं जस्टिस कुन्नीकृष्णन से सवाल पूछना चाहता हूं कि अब तो यह प्रमाणित हुआ है ना कि वैक्सीन से कई लोगों की मौतें हुई हैं। क्या आप यह बयान देंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराएंगे कि वैक्सीनेशंस में जो कमी थी जिसकी वजह से कई लोगों की मौतें हुई, क्या आप उन्हें कटघरे में रखेंगे जस्टिस कुन्नीकृष्णन? और इकलौते नहीं है, आगे देखिए सर। जस्टिस शेखर यादव दिसंबर 2021 में एक जमानत आदेश में उन्होंने मोदी की फ्री वैक्सीनेशन मुहिम की तारीफ की और प्रधानमंत्री से महामारी के दौरान भीड़-भाड़ पर सख्त कदम उठाने की अपील की। इत्तेफाकन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, ये वही जस्टिस शेखर यादव हैं जिन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ा दी थी। याद कीजिएगा, इन्होंने मुसलमानों को कठमुल्ला कहा था और कहा था कि इंसाफ बहुमत के हिसाब से होना चाहिए, यानी कि संविधान को तार-तार कर दिया था। सुनिए इनका बयान। हाई कोर्ट के जज होकर के आप ऐसा बोल रहे हैं। कानून तो भैया बहुत संक्षक से चलता है। परिवार में भी देखिए, समाज में भी देखिए, जहां पर अधिक लोग होंगे जो कहते हैं उसी को माना जाता है। लेकिन आप जबरदस्ती करेंगे आप कि नहीं साहब हम तो ये मान के चलेंगे। लेकिन मैं चाहे आपको बता दूं, ये जो जिनकी हम बात कर रहे हैं सब बुरे नहीं हैं, वो सब बुरे भी नहीं है। ये जो कुरीतियां या बुराइयां जो हम आपको बता रहे हैं वो भी मानते हैं ये बुराइयां हैं। वो चार पत्नियों के पक्ष में नहीं रहते हैं, पत्नी को तलाक ट्रिपल तलाक के पक्ष में नहीं रहते हैं, बच्चियों को मार दिया जाए इससे पक्ष में नहीं रहते हैं। लेकिन जो कठमुल्ला है जिसे कह लीजिए आप, शब्द गलत है लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को बरगलाने वाले लोग हैं, देश आगे ना बढ़े इस प्रकार के लोग हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। साफ शब्दों में इसका निचोड़ आपके स्क्रीन पर।
नरेंद्र मोदी की खुलकर प्रशंसा करने वाले जजों में जस्टिस एम.आर. शाह, जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस पी.वी. कुन्नीकृष्णन और जस्टिस शेखर यादव प्रमुख हैं। इनके बयानों के बाद कई बार यह चर्चा उठी है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए जजों को सार्वजनिक मंचों पर ऐसी टिप्पणियों से बचना चाहिए। हम ये चर्चा दो चेहरों की वजह से कर रहे हैं, आरती साठे और जस्टिस दीपांकर दत्ता, जिन्होंने नेता विपक्ष राहुल गांधी की भारतीयता पर सवाल उठा दिया है। अब मैं आपका परिचय कराना चाहता हूं एक और शख्स से। आपकी स्क्रीन पर यह है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अब्दुल नजीर। रिटायरमेंट के तुरंत बाद इन्हें एक राज्य का गवर्नर बना दिया जाता है और मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा उनके एक बयान की तरफ जिसमें वो मनुस्मृति की तारीफ कर रहे थे। जी हां, कहने को ये शख्स मुसलमान है। ये अपने बयान में कह रहे थे कि भाई धार्मिक ग्रंथों की एक भूमिका होनी चाहिए, मगर इन्हें क्या याद आया? मनुस्मृति याद आई। वो मनुस्मृति जो विवादास्पद है, जो महिलाओं के बारे में अनर्गल टिप्पणी करती है, नीच जातियों के बारे में अनर्गल टिप्पणी करती है। मगर यह व्यक्ति जो खुद एक मुसलमान है, वो इस बात को समझता है कि मौजूदा माहौल में अपनी जगह बनाने के लिए कौन से सही बयान देने चाहिए। जस्टिस अब्दुल नजीर ने मनुस्मृति और अन्य स्मृतियों की क्या तारीफ की थी, इस पर गौर किया जाए। जस्टिस एस अब्दुल नजीर ने अपने भाषणों में प्राचीन भारतीय कानून ग्रंथों का जिक्र किया था, जिसमें मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति शामिल है। उन्होंने भारतीय कानूनी प्रणाली के भारतीयकरण की बात करते हुए इन ग्रंथों को भारत की प्राचीन विधि परंपरा का अहम हिस्सा बताया। उन्होंने कहा कि मनुस्मृति जैसी परंपराएं 21वीं सदी में भी प्रासंगिक हैं और हमें सिर्फ औपनिवेशिक कानूनों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि प्राचीन विधि परंपराओं को नजरअंदाज करना गलत है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अब्दुल नजीर मुसलमान हैं। अगर इन्होंने यह बयान दे दिया होता कि हमें कुरान से भी कुछ सीख लेनी चाहिए, आपको लगता है इन्हें गवर्नर बनाया गया होता? जैसे मैंने कहा ना, माननीय जस्टिस अब्दुल नजीर को पता है कि मौजूदा सत्ता में कौन सी बातें कहनी चाहिए जिससे आपका फायदा हो। आज ये अपने आप में एक बहुत गंभीर समस्या है दोस्तों। यह गंभीर समस्या इसलिए है क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ के घर में जब गणेश पूजा होती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंच जाते हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ को इसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं दिखाई देता। आपने राहुल गांधी को आमंत्रित नहीं किया, आपने किसको आमंत्रित किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके काम करने के अंदाज पर लगातार सवाल उठता है। जस्टिस अभिजीत गांगुली ये सीधे लोकसभा पहुंच गए भारतीय जनता पार्टी की मदद से। और यह मत भूलिए, चुनाव प्रचार के दौरान इन्होंने ममता बनर्जी पर कितनी गंदी और अश्लील टिप्पणी की थी और सोचकर भी सिरन पैदा होती है कि यह व्यक्ति जज हुआ करता था। याद है या भूल गए कि किस तरह से जस्टिस अभिजीत गांगुली ने कहा था ममता बनर्जी के बारे में कि तुम कितने में बिकी हो? सुना जाए। ব্যানার্জি, তুমি কত টাকায় বিক্রি হও? তুমি কত টাকায় বিক্রি হও? তো তোমার লাখ 10 লাখ টাকা কেন? তুমি কেয়া শেঠকে দিয়ে মুখে পুলিটিক্স মারো, সেই জন্য মেকআপ করো, মেকআপ করে বেরো। মমতা ব্যানার্জি মহিলা তো, আমার মনে প্রশ্ন জাগে মাঝে মাঝে। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। हो सकता है कि कुछ आलोचक हों जो यही बात जस्टिस अभिजीत गांगुली के बारे में कह दें। मतलब मैं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं अपनी तरफ से बात कह रहा हूं, मगर ये जो बात आपने ममता बनर्जी के बारे में कही, जिसको लेकर चुनाव आयोग ने आप पर सख्ती की थी, मगर बावजूद इसके आप फिर भी लोकसभा पहुंच गए। कायदे से आपकी जो जुबान है उसे देखते हुए आपको ना राज्यसभा, ना लोकसभा, ना विधानसभा कहीं बैठने का अधिकार नहीं है। मगर लोकसभा में पहुंच के भी आपके कई जहरीले बयान सामने उभर कर आए हैं और यहां पर आपने एक महिला मुख्यमंत्री के बारे में कहा कि तुम कितने में बिकी हो। अब सोचिए दोस्तों, जज रहते हुए क्या इनके फैसलों की समीक्षा नहीं होनी चाहिए? यह सवाल है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इन्होंने कुछ ऐसे फैसले सुनाए जिससे भाजपा को फायदा हुआ हो या तृणमूल कांग्रेस सरकार को नुकसान हुआ हो, मगर क्या उसकी समीक्षा नहीं की जानी चाहिए?
क्या यह महज इत्तेफाक है कि जब राहुल गांधी की सांसदी गई थी, जब गुजरात के 2 अदालतों ने उनके खिलाफ फैसला सुनाया था, तो वो जज थे जो भारतीय जनता पार्टी के वकील रह चुके हैं। मसलन जो पहली अदालत ने फैसला सुनाया राहुल गांधी के खिलाफ, उनके जो जज थे वो मायाबेन कोडनानी के वकील थे, जो गुजरात दंगों में आरोपी थी। दूसरे जज अमित शाह के वकील थे, जो गृह मंत्री हैं और भाजपा नेता हैं। मैंने आपके सामने कितनी मिसालें पेश की, बताइए अब आपका क्या कहना है? आप यह कह सकते हैं कि भाई अपवाद 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 भी मान लिया, मगर मैंने आपके सामने 1 दर्जन मिसालें पेश की हैं, और ये वो मिसालें हैं जो सामने हैं। ऐसी ढेरों मिसालें हैं जहां जजेस फैसला संविधान के अनुरूप ना देकर वो बयानात देते हैं जैसा कि शेखर यादव ने दिया कि फैसले बहुमत के हिसाब से सुनाए जाएंगे, और फिर वो प्रधानमंत्री की तारीफ करते हैं। आपकी स्क्रीन पर जस्टिस यशवंत वर्मा, इनके घर में करोड़ों रुपए मिले, करोड़ों रुपए को जला दिया गया था। क्या कार्रवाई हुई बताइए? कितनी सख्ती हुई, मैं आपसे समझना चाहता हूं। कोई और होता तो अब तक जेल में होता। इनके पास पैसे कहां से आए? सबसे बड़ी बात, ये किसके पैसे थे? यह सवाल किया जाएगा ना। जब एक जज के घर से करोड़ों रुपए मिलते हैं तो यह सवाल उठना लाजमी है कि ये पैसे दिए किसने? आखिर इस कदर दबंग होकर, बेखौफ होकर एक जज के घर में ये पैसे क्या कर रहे थे? और मैं बेखौफ पैसों को नहीं कह रहा हूं, पैसा रखने वाले को कह रहा हूं। सोचिए, आप इतने नासमझ नहीं हैं। आप अपनी बुद्धि की तौहीन मत कीजिए, अंधभक्ति मत कीजिए दोस्तों। अंधभक्ति करके लोग आपको यह बतला रहे हैं कि आप हैं अव्वल दर्जे के सल्फेट। मत बनिए इस तरह से दोस्तों। तर्कों के आधार पर सरकार से सवाल कीजिए। वो सरकार जिसकी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े प्रवक्ता आरती साठे, हमारी तो निगाह रहेगी दोस्तों। आरती साठे आने वाले दिनों में जब उनके सामने राजनीतिक तौर पर संवेदनशील मामले आएंगे तो वो क्या फैसले सुनाएंगे? क्योंकि आरती साठे तो एकमात्र मिसाल है। आपके सामने ये है सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस बेला त्रिवेदी। याद है आपको, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब यही बेला त्रिवेदी गुजरात में लीगल ऑफिसर थी, बाद में सुप्रीम कोर्ट की जज बन गई। अब इत्तेफाक देखिए दोस्तों, एक रिपोर्ट भी आई थी, सौरव दास की रिपोर्ट आई थी, जिसमें सौरव दास ने एक्सपोज किया था कि तमाम राजनीतिक तौर पर संवेदनशील केसेस जस्टिस बेला त्रिवेदी के पास ही जाते थे और विपक्ष को कभी भी राहत नहीं मिलती थी। विपक्ष के नेता या सत्ता से सवाल करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं को कभी भी राहत नहीं मिलती थी। यही वजह है कि जब वो रिटायर हो रही थीं तो उन्हें किसी ने सलीके से फेयरवेल पार्टी या इज्जत अफजाई करके उनकी रुखसती नहीं की। क्योंकि जजेस हों या पूरी बिरादरी हो लॉयर्स की, वो सब जानते हैं कि हकीकत क्या है, और यह हकीकत बहुत बदनुमा है दोस्तों। जब जस्टिस दीपांकर दत्ता नेता विपक्ष पर सवाल करते हैं, उनकी भारतीयता पर सवाल करते हैं, जिसके चलते पूरा गोदी मीडिया, पूरा भाजपा अब राहुल गांधी को सर्टिफाइड एंटी नेशनल बता रहा है, जबकि राहुल गांधी तथ्यों के आधार पर चीन को लेकर सवाल कर रहे थे। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, शायद छठी या 7वीं बार, क्या आरती साठे को मुंबई हाईकोर्ट का जज बनना चाहिए? क्या जस्टिस दीपांकर दत्ता को अपना बयान राहुल गांधी के बारे में वापस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? ये सवाल हैं और इनसे हम मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।